फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड से अपना पोर्टफोलियो भर दें। इसीलिए जरूरी है कि पोर्टफोलियो का मेकओवर हो। सही एसेट एलोकेशन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही डाइवर्सिफिकेशन, यानी पोर्टफोलियो में सही बैलेंस रखना। तो आज इसी पर रहेगा योर मनी का फोकस और साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर और सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। हर्ष, यहाँ पे जब भी हम शो करते हैं तो सबसे पहले जो एक गुरु मंत्र दिया जाता है निवेशक को कि अपने पोर्टफोलियो को आप वेल डाइवर्सिफाइड रखिए। एक तो होता है कि आपका एसेट एलोकेशन अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड हो, दूसरा आपके एसेट एलोकेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। इन दोनों के मतलब क्या है? वेल कविता, अगर हम जो चीज सुनते हुए आए हैं बचपन से, स्कूल में भी सुना है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। उसका मीनिंग ही ये था कि आपकी जो भी पूंजी होती है, आप कोई भी अपनी सारी पूंजी एक ही जगह पे नहीं रखते हैं, आप उसे अलग अलग बास्केट्स में रखते हैं, उसे स्प्रेड करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। अब अगर हम इसे एक फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव से समझें तो हमारे कौन से एसेट्स ऑप्शंस कितने हैं आपके एसेट्स के लिए? आपके पास इक्विटी है, डेट है, उसमें डेट में आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स आ गए हैं, आपके पास रियल एस्टेट है, आपके पास प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर वगैरह हैं जी। अगर हम देखें तो एवरी एसेट, हर एसेट की कोई ना कोई प्रोज है और कोई ना कोई कॉन्स है, मतलब कोई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम इक्विटी अगर समझें, फॉर एग्जांपल, इक्विटी में आपके पास मार्केट की वोलेटिलिटी रिस्क है कि शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि मार्केट प्राइसेस जो है ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है मार्केट। अगर हम इसमें, आपका जो दूसरा सवाल था कि विद इन इक्विटी ऑल्सो अगर हम देखें कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो ये एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं। मार्केट्स में सिस्टमैटिक रिस्क होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। अगर हम 2008 की जो क्राइसिस देखें, 2008 में इररिस्पेक्टिव आपकी कौन सी कंपनी के स्टॉक्स थे, मार्केट क्रैश हो गया था और इतनी बुरी तरह हुआ था कि अच्छी से अच्छी कंपनीज भी जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनका मार्केट शेयर अच्छा है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनकी भी शेयर्स ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द प्राइस में मिल रहे थे। सो अब इसके पीछे आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो अगर आपने, ये एक हो गया सिस्टमैटिक रिस्क। दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसमें है कि आपने अगर इक्विटीज में खरीदना है, डायरेक्ट इक्विटीज आप निवेश कर रहे हैं, तो आप अपने सारे पैसे कोई भी एक कंपनी पे नहीं लगाएंगे जी। आप उसे स्प्रेड करेंगे इन डिफरेंट कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स कि अगर कोई कारण से इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो अच्छा नहीं रहा तो बैंकिंग स्टॉक्स पे असर आने वाला है, लेकिन आपका पूरा पोर्टफोलियो बैंकिंग स्टॉक्स का नहीं है। सो आपके पास अलग अलग सेक्टर्स के होने चाहिए, अलग कंपनीज होनी चाहिए। सो वो एक अलग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन एक तरह का। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन विद इन द एसेट क्लास जी। फिर आप अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में सारे पैसे अगर मिड कैप्स में लगाते हैं तो वो भी एक अपने आप में एक रिस्क है। आपने डाइवर्सिफाई करके आपको दूसरी कैटेगरीज में भी लगाना है, आपको लार्ज कैप में भी एक्सपोजर लेना है, मिड कैप में लेना है। सो ये एक सेकेंड लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो गया। फर्स्ट लेवल एसेट कैटेगरी में और फिर विद इन द कैटेगरी भी आप अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। अब आप दूसरा एसेट क्लास ले लीजिए जो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी रिस्क है। अब उसमें क्या रिस्क है? आपका रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क और एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है कि आज आपने अपने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाए, अगर टैक्स काटने के बाद में आपके हाथ में जो रिटर्न आ रहा है वो अगर इन्फ्लेशन से भी मीट नहीं करता, सपोज एक एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लेशन की दर 7% है और आपको जो टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में जो पैसे आते हैं वो है 6%। सो आपका एक्चुअली जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इरोड हुआ है हर साल का। सो वो एक रिस्क है अपने आप में। आपको लगता है प्रिंसिपल सेफ है, लेकिन उसका इनडायरेक्टली आपका एक्चुअल प्रिंसिपल भी लॉस हो रहा है क्योंकि परचेसिंग पावर हर साल कम होती जा रही है। दूसरा है कि आपका एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। आपने आज एक फिक्स डिपॉजिट किया है, सब मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट अच्छे थे तो आपने एक हाई इंटरेस्ट रेट पे अपना फिक्स डिपॉजिट ब्लॉक कर लिया है। 5 साल बाद आप अगर इसे रिन्यू करने जाते हैं और 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट अगर घटे हुए हैं तो आपको वापस एक लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सो वो लोअर इंटरेस्ट आपको आपकी कैश फ्लो पे असर देता है। जहां पे आपको एक्स अमाउंट हर साल का आ रहा था, अब आपको एक्स माइनस जो लोअर रिटर्न है वो आएगा, तो आपकी कैश फ्लो में काफी असर आने लग जाता है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें एज एन एसेट क्लास, रियल एस्टेट में एक प्रॉब्लम है कि आप उसे यूनिटाइज नहीं कर सकते। आपने अगर एक प्रॉपर्टी ले रखी है 50 लाख की और आपकी फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सपोज 10 लाख की है,
सो आप एक बेडरूम जाके नहीं बेच सकते और बाकी का फ्लैट रख लें, आपको पूरा फ्लैट ही बेचना होगा। दूसरा, रियल एस्टेट एक आमतौर पर थोड़ा इलिक्विड एसेट होता है कि इतना इजीली बिकता नहीं है, बिकने को बिक जाता है और नहीं बिकने को 2 साल में भी नहीं बिकता। सो आप सारे पैसे अगर रियल एस्टेट में रखें और आपकी कोई फंड रिक्वायरमेंट आ गई तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल। तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर्ष, एक सही मिक्स कैसा होना चाहिए, सही एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन कैसे होना चाहिए, और एसेट क्लास में भी अगर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन कैसे होना चाहिए, एक निवेशक को कैसे ये बात समझ में आए कि ये मेरे लिए सही डाइवर्सिफिकेशन है मेरे गोल के लिए? वेल, इसमें 2 तरीके हैं। पहले है कि आप एक अपना गोल बेस्ड बनाते हैं, उसमें टाइम होराइजन आता है, उसमें आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग आती है, उसमें सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं और फिर आपको एक एसेट एलोकेशन बनता है। सो उसमें एज हो गई, जैसे हमने बात की, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग हो गई। दूसरा नजरिया ये है कि आप अगर एक प्योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आप एक ऐसे आप सोचिए कि आपको आपके पूरे पोर्टफोलियो एक वेटेड एवरेज रिटर्न क्या मिलना चाहिए। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको पूरे पोर्टफोलियो पे आपको अगर 10% रिटर्न चाहिए, सो आप अगर 50% फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं जिसमें आपको नेट ऑफ टैक्स 6% मिल रहा है, और आप 50% इक्विटीज में लगाते हैं जिसका हम अनुमान लगाते हैं कि लॉन्ग टर्म में 14% रिटर्न मिल रहा है। सो वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो का जो रिटर्न देखते हैं वो 10% हो गया आपका, क्योंकि 50% आपका 6% में है, 50% 14% में है। अगर आपको 12% रिटर्न्स चाहिए तो आपका जो एलोकेशन इक्विटी में होगा वो 80% होगा और डेट में 20% होगा। सो हम अगर वेटेड एवरेज रिटर्न देखें एट द सेम रेट ऑफ रिटर्न तो आपका 12.4% आसपास आता है। सो ये रिटर्न्स को नजर रखते हुए होता है, लेकिन जो राइट तरीका है वो ये है कि आप अपने गोल्स के साथ अलाइन करें। अगर आपकी 2 साल के बाद कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए आप इक्विटी में नहीं कर सकते, भले ही आप 25 या 30 साल के हों, आपको उसे डेट में करना होगा या इक्विटी का छोटा पोर्शन आप ले सकते हैं एक्सपोजर। सो एसेट एलोकेशन का जो पर्पस है वो यही है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, टाइम होराइजन है, जो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग है, उसके बेसिस पे आपका एक प्लान बनता है जो हर इंसान के लिए अलग होता है। बिल्कुल। एक कॉमन सा एग्जांपल मुझे यहाँ पर देना होगा। योर मनी में अक्सर ये सवाल हमें आते हैं, आपने भी नोट किया होगा, जहां पर एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में 15-15 और 20-20 म्यूचुअल फंड्स शामिल कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि हमारे फंड्स जो है एक ही तरह परफॉर्म कर रहे हैं, रिटर्न एक ही तरह का आ रहा है, तो ये रणनीति भी बिल्कुल गलत होगी। एग्जैक्टली। नाउ हमने बात की डाइवर्सिफिकेशन की, अब आप बात करिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन की। अब किसी को अगर 10,000 रुपए डालने, अगर वो 1,000 रुपए की 10 स्कीम लेता है तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। जो पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो आपकी 4 या 5 स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं वो हो जाता है। कारण यह है कि आपने अगर 5 एक लार्ज कैप फंड्स लिए हैं तो आप जो पैसे दे रहे हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में जा रहे हैं, और आपने 5 अगर डिफरेंट फंड्स लिए तो आप अगर उनके पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे कॉमन स्टॉक्स बहुत सारे रहेंगे। सो फंड मैनेजमेंट एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे लोग इतना सारा अपने पोर्टफोलियो में स्कीम्स जोड़ लेते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं होती। आप एक कैटेगरी के लार्ज कैप का आप एक फंड ले लीजिए या 2 ले लीजिए, मिड कैप का 1 या 2 मैक्सिमम, तो इस प्रकार आपका डाइवर्सिफिकेशन सफिशिएंट है। ईच स्कीम में 40 से 50 कंपनीज होती हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन अपने आप में हो ही रहा जब आप स्कीम में कर रहे हैं। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से निवेशक लालच के चक्कर में आके उन्हें लगता है कि ज्यादा फंड अगर मेरे पोर्टफोलियो में है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आपको अपने गोल्स और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, और ध्यान रहे कि एक अप्रोच जो है वो काफी बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी ओवर डाइवर्सिफाई आपको नहीं होना है क्योंकि उसके चलते आपको ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। इसी के साथ योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ।